इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। देखेंगे पहलगांव हमले को लेकर केंद्र से कांग्रेस की बड़ी मांग को। क्यों शिंदे के विधायक के निशाने पर आए फडणवीस। जानेंगे करनी सेना ने सपा सांसद के काफिले पर क्यों किया हमला। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई को मिली छूट को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोर्ट के आदेश पर समय से जवाब देकर अवमानना कार्यवाही रोके कानून मंत्रालय के अन्य मंत्रालयों से बड़ी अपील। कोर्ट में केंद्र सरकार से जुड़े लगभग 1.50 लाख अवमानना के मामले लंबित। नागरिकों और आतंकवादियों के बीच हो पहचान, निष्पक्ष जांच कराई जाए। पहलगांव हमले पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की केंद्र से बड़ी अपील। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले का सीएम फडणवीस को पत्र। कहा पहलगांव के मृतकों के परिजनों को दे नागरिक शौर्य पुरस्कार। हमले की निंदा करने में राष्ट्र को बताया एकजुट। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की सीजीआई संजीव खन्ना की तारीफ। कहा सीजीआई को हारने की आदत नहीं, एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच के दौरान दिया बयान। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी तो दी जा रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल दिख रहा है। पहली बार पाकिस्तानी अपनी ही सेना से सवाल कर रहे हैं। भारत के हमले का डर पाकिस्तान की सरकार में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ से कठोर कदम उठाए जाने की तैयारी चल रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत बड़े जवाब की तैयारी में है। तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है। इस बीच सेना की तैयारियों को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच 40 मिनट तक बैठक चली, जिसमें पाकिस्तान को जवाब दिए जाने के विकल्पों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा। भारत की तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान जो पहले धमकियां दे रहा था, वो बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो भारत को परमाणु हमले की ही धमकी दे दी। अब्बासी ने खुलेआम चेतावनी दी कि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा और मिसाइलें जैसे कि गौरी, शाहीन और गजनवी भारत के खिलाफ तैयार रखी गई हैं। पाकिस्तान के 130 परमाणु हथियार पूरी तरह से भारत को निशाना बनाने के लिए तैनात है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी धमकी दी थी, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा है। अब उनके बयान बदलने लगे हैं। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान भारत से बातचीत को तैयार है, लेकिन भारत की तरफ से ही हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ 3 दिन से लगातार बॉर्डर पर गोलीबारी भी कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसने झेलम नदी से अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे पीओके के कई इलाकों में वाटर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। कई गांव पानी से डूब गए। पाकिस्तान में डर का माहौल दिख रहा है। तो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डरों पर भारत की तरफ से सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ा दी गई हैं। इंडियन आर्मी ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, तो अरब सागर में भी भारत ने अपने जहाजों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य अरब सागर पहुंच गया है। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह भी अरब सागर का ही हिस्सा है। अगर इसे ब्लॉक कर दिया गया तो पाकिस्तान का समुद्री संपर्क दुनिया से कट जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे। सिर्फ मेडिकल वीजा धारक ही 29 अप्रैल तक देश में रह सकते हैं। इसके बाद से पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों को खोज निकालने का अभियान शुरू किया गया। कई लोग कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। तो कितने लोगों को किया गया है डिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पाकिस्तान के नागरिकों को चिन्हित करने में आईबी की भी मदद ली जा रही है। पहले दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक गायब हैं, लेकिन राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी उपलब्ध है। इस बीच जिन नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश में 1500 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक चिन्हित किए गए। लगभग सभी शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को डिपोर्ट किया गया। केवल एक व्यक्ति बचा, जिसे 30 अप्रैल 2025 को डिपोर्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई। ये मुख्य रूप से सार्क वीजा धारक है, जिन्हें 29 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया।
बिहार में पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए, जिन्हें डिपोर्टेशन के लिए चिन्हित किया गया। पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर के माध्यम से 272 पाकिस्तानी नागरिक 25 और 26 अप्रैल 2025 को भारत से निकले। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, दिल्ली में भी पाकिस्तान के अधिकांश नागरिकों को चिन्हित किया गया। इनकी संख्या 5000 से ज्यादा है। गृह मंत्रालय ने लॉन्ग टर्म वीजा धारकों की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। इस बीच ओडिशा के बोलांगीर में रहने वाली 53 वर्षीय शारदा कुकरेजा, जो पाकिस्तान में जन्मी है और 35 साल से भारत में रह रही हैं, उन्होंने सरकार से अपील की है कि उन्हें उनके परिवार से अलग ना किया जाए। उनके पास वोटर आईडी और आधार कार्ड है, लेकिन लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शारदा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सरकार का ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और न्याय की समीक्षा का विषय नहीं है। इसके बाद शारदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैंने भारत को अपना देश माना है, पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं है। केंद्र सरकार का ये कड़ा रवैया पहलगांव हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देखा जा रहा है। सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने जैसे कदम भी उठाए हैं। अब देखना होगा कि शारदा जैसे मामलों में सरकार मानवीय पहलुओं को कितना महत्व देती है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी प्राथमिकता बनी हुई है। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार एक के बाद एक कड़े एक्शन ले रही है। इस बीच विपक्ष ने भी मोदी सरकार से बड़ी मांग की है। पहलगांव आतंकी हमले पर कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है और इसकी तैयारी में जुट गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है और अब विपक्ष की तरफ से केंद्र से बड़ी अपील की गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, जिससे इस मामले में चर्चा कराई जा सके। कांग्रेस ने संसद की विशेष सत्र की डिमांड को लेकर इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि सत्र पार्टियों के लिए ये दिखाने का मौका होगा कि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और जवाबदेही की मांग के लिए प्रासंगिक प्रश्न उठाएगा, जबकि सरकार अपनी स्थिति साफ कर सकती है। विशेष सत्र की मांग इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से सभी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि विपक्ष इस मामले में केंद्र के जरिए उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करेगा। इससे पहले सर्वदलीय बैठक की मांग भी विपक्ष ने ही उठाई थी, जिसके बाद केंद्र ने बैठक बुलाई। हालांकि बैठक में पीएम मोदी मौजूद नहीं रहे। पीएम मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने नाराजगी जताई, साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े किए। मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, तो महाराष्ट्र में विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला किया है। फडणवीस के पास गृह मंत्रालय भी है, जिस पर तंज कसते हुए शिवसेना विधायक ने उन्हें पूरी तरह से फेल बता दिया। शिवसेना विधायक के बयान से भड़के फडणवीस ने शिंदे को निर्देश दिया कि अपने विधायक पर कार्रवाई करे, लेकिन शिंदे ने चुप्पी साध ली है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे अभी तक सीएम पद छीने जाने को भूल नहीं पाए हैं। खुद को सीएम बनाए जाने को लेकर बयान देते रहते हैं, जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस लगातार सवालों में बने रहते हैं। और अब शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी पुलिस विभाग महाराष्ट्र पुलिस जितना नाकाबिल नहीं है। अगर महाराष्ट्र सरकार कोई नया कानून लाती है तो पुलिस का हफ्ता बढ़ जाता है। अगर सरकार गुटखा पर प्रतिबंध लगाती है तो उनका हफ्ता बढ़ जाता है। अगर सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाती है तो उनका हफ्ता बढ़ जाता है। अगर महाराष्ट्र और देश की पुलिस ईमानदारी से काम करे तो दुनिया में सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे। मैंने हाल ही में पढ़ा कि एक पुलिस अधिकारी चोरों का सरगना था। बुल्ढाना में 2 पुलिस वाले 2 चोरों के साझेदार थे। अगर वे चोरों को पकड़ने जाते तो वे पहले ही उन्हें फोन करके सचेत कर देते और पुलिस वाले लूट का माल अपने घर में छिपा लेते थे। अगर पुलिस किसी जगह छापा मारती है और 50 लाख रुपए बरामद करती है तो वे उसे 50,000 रुपए दिखाते हैं। अगर पुलिस ये प्रण ले कि वे कुछ गलत नहीं करेंगे तो राज्य से सारा अपराध खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही है। ऐसे में गायकवाड़ के निशाने पर सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं और फडणवीस शिवसेना विधायक के बयान से बेहद नाराज भी बताए जा रहे हैं। फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस के खिलाफ इस तरह का बयान देना सही नहीं है। मैं एकनाथ शिंदे से कहूंगा कि वो अपने विधायक संजय गायकवाड़ को सख्त चेतावनी दे। अगर वो एक ही बयान दोहराते रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे दावा तो ये भी किया जा रहा है कि गायकवाड़ ने जो बयान दिया है उसके पीछे शिंदे ही माने जा रहे हैं।
महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, तो सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हो गया। करनी सेना के लोगों ने टोल प्लाजा पर उनके काफिले पर पथराव किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस घटना ने सियासी हलकों में चर्चाओं को गरमा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सपा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर सुर्खियों में है। अलीगढ़ में उनके काफिले पर उस वक्त हमला कर दिया गया जब वो आगरा से बुलंदशहर की तरफ जा रहे थे, जहां वो उत्पीड़न का शिकार दलित परिवार से मुलाकात करते। गोभाना टोल प्लाजा के पास उनके काफिले पर पथराव किया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। पत्थरों और टायरों से हमले के कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थर लगने से कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि कुछ गाड़ियां तेजी से निकलने के चक्कर में आपस में ही टकरा गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। करनी सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि जब तक रामजीलाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, इस तरह के विरोध प्रदर्शन और हमले जारी रहेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हमले के बाद सपा कार्यकर्ता और विपक्षी दलों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे जानलेवा हमला बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि क्या अब बुलडोजर का दम बेदम हो गया है, या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है, या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। दरअसल करनी सेना सपा सांसद के राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर नाराज है। रामजीलाल सुमन ने अपने बयान में कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा बाबर को भारत लेकर आए थे, इसलिए वे गद्दार थे। उनके इस बयान के बाद राजपूत समाज में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके विरोध में करनी सेना ने काफी प्रदर्शन भी किया और अब उन्होंने सीधा हमला कर दिया है। फिलहाल अलीगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। सपा सांसद को पीड़िता के परिवार से मिलने से भी रोक दिया गया। सुमन के काफिले को पुलिस ने रोक लिया और पुलिस सुरक्षा में वापस आगरा के लिए रवाना कर दिया। इस हमले को लेकर सपा योगी सरकार पर हमलावर है, तो सवाल नीतीश सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को डरपोक बताया है। उनके इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें डरपोक, निकम्मा और नकारा करार दिया। तेजस्वी ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि गुंडों अपराधियों की पार्टी बीजेपी का नेता आलोक कुमार चौहान शराब तस्करों को छुड़ाने के लिए 150 लोगों को लेकर थाने पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। थाना अध्यक्ष को पीटा, घसीटा और वर्दी फाड़ दी। कुछ दिनों पहले अपराधी बीजेपी नेता ने एसएचओ को धमकी दी थी। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रतिदिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं। सीएम अचित है। प्रदेश के दो डरपोक, बड़बोले, निकम्मे और नाकारे उप मुख्यमंत्रियों ने भाजपाई अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। दोनों उप मुख्यमंत्री अपराधियों की जाति, चेहरा और बैंक बैलेंस देख कोई वक्तव्य देते हैं, अन्यथा कहीं बिल में घुस जाएंगे और पुलिस पीटती रहेगी। तेजस्वी ने ये बातें कटिहार मुद्दे को लेकर कही हैं, जहां बीते दिन एक शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए थाने में हंगामा किया गया था। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कथित तौर पर तस्कर को छुड़ाने पहुंचे ग्रामीणों में बीजेपी नेता और उनके समर्थक भी शामिल थे। ऐसे में बीजेपी बड़े आरोपों से घिर गई है। पार्टी पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट से आरबीआई को मिली छूट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए रिजर्व बैंक और बाकी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से बैंकों के लिए कर्ज न चुकाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक सहित बाकी बैंकों को बड़े लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दे दी है। हाल ही में दिए गए इस अहम फैसले में कोर्ट ने कहा कि बैंक उन कंपनियों और लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने बड़ा कर्ज लिया और उसे नहीं चुकाया। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कई हाईकोर्ट्स के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें डिफॉल्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और उनके खातों में धोखाधड़ी घोषित करने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी सीमा से बाहर जाकर फैसले दिए। अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण रद्द होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बैंकों की प्रशासनिक कार्रवाई और आपराधिक कार्रवाई दो अलग अलग चीजें हैं। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो ये कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसका बैंकों के प्रशासनिक फैसले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक जैसे तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई रद्द हुई तो आपराधिक मामला दर्ज ही नहीं हो सकता।
इस फैसले से बैंकों के लिए बड़े कर्ज डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की राह आसान हो गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए